नमस्कार, मर्ज छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। विश्व थैलेसीमिया दिवस के अवसर पर बिलासपुर में बेहद रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया। स्वयंसेवी संस्थाएं जसपा, शाहीन रेहदा और फाउंडेशन झूलेलाल सेवा के समिति एवं अन्य संगठनों ने सामूहिक रूप से इस शिविर का आयोजन किया और इस शिविर में रक्तदाताओं को हेलमेट, स्मार्ट वॉच एवं अन्य मनोरंजन उपकरण प्रदान किए गए। सुबह से ही रक्तदाताओं एवं परीक्षण करवाने वालों की कतारें बन गई थी। किसी मरीज को 2-4 की जरूरत पड़ जाती है, कभी बाहर से मरीज आते हैं, कभी ऑपरेशन थिएटर भी ऑपरेशन में जब डॉक्टर कॉल करता है कि हमें ऑपरेशन चल रहा है तो ऐसे बिना डॉक्टर के ना मजबूरी हो जाती है। आपको बता दूं तो इस चीज को बोलते थे ना कि आप रिप्लेसमेंट लीजिए, लेकिन साथ में नॉर्म्स में ये भी शामिल है कि आप किसी को बात ही नहीं कर सकते। अगर आपके पास स्टॉक है तो आपको बिना डोनर के भी ब्लड प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये नियम है भारत सरकार का, ऐसा कोई बंधन नहीं। रोटेशन का तो नियम ऐसा है कि हाँ ठीक है, ये अच्छी बात है कि लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास किया जा रहा है कि ब्लड जो रोटेट होता रहे, आप दीजिए दूसरा ले जाइए। सेम ब्लड तो चलता नहीं है, वो टेस्ट होकर के जाता है। लेकिन जो कहा जा रहा है कि कम या सूखा, तो उसकी वजह यही है कि काफी सारे ऐसे मरीज होते हैं। अब मान लीजिए अपोलो हॉस्पिटल की बात की जाए, उस हॉस्पिटल में आप जानते हैं 90% बाहर के पेशेंट्स आते हैं, जो कॉलगेट में, माइंस में, एपीपीएल, एनटीपीपी, जो पूरे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में है, उन सबके स्टाफ आकर वहां एडमिट होते हैं। अब एडमिट हो रहे हैं, बाहर के उनके पास डोनर नहीं है, तो ऐसे हाथ में ब्लड बैंक और एनजीओ क्या करते हैं, अपने जमा किए ब्लड में से उनको प्रोवाइड कराते हैं, फोन कॉल करके। हमारे पास भी आप ही लोगों के माध्यम से कोई ना कोई कॉल करके बताता है कि भाई ये मरीज है, जितना हो सके मदद कीजिए। तो किसी को 1 लगती है, किसी को 10। आप विश्वास नहीं करेंगे, गर्भवती महिला को 15-15 यूनिट ब्लड प्लेटलेट और प्लाज्मा जाता है। ऐसी स्थिति में सोचिए किसी परिवार में 15 डोनर तो नहीं है। ऐसी स्थिति में ये संस्थाएं जो ब्लड डोनेशन कैंप करती है, ये ब्लड जाता है और ऐसे ही ये जो है ड्राई होने की कगार पर आता है। आज एक पॉजिटिव पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं है, तो बिलासपुर की बात नहीं है, आप पता कर सकते छत्तीसगढ़ में एक पॉजिटिव नहीं है, जबकि पॉजिटिव ग्रुप में नॉर्मल डॉट की ग्रुप है। स्थिति ऐसी होती है और खासतौर पर गर्मी के मौसम में कोई एनजीओ आगे नहीं आती। ये हम ही है थैलेसीमिया डे को मनाते हुए पिछले 13 वर्षों से निरंतर प्रयास रहता है कि 100, 200, 300, 400 या जितना भी यूनिट जमा हो, हम पूरी तरह समर्पित होते हैं बच्चों के लिए, हमारे डोनर्स के लिए। और इमरजेंसी में जब किसी को लाइफ सेविंग मोड हो जाता है कि भैया इसको ब्लड लगा बिना नहीं बचा जा सकता, तब हम आगे आते हैं। बिलासपुर के लिनेस क्लब में विश्व थैलेसीमिया दिवस के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रक्तदान कर सभी से रक्तदान की अपील की। तो वहीं आपको बताते चले कि लोगों ने कहा कि रक्तदान महादान है, इससे हम जरूरतमंदों की मदद कर सकते हैं और इस विषय पर लिनेस क्लब की सदस्यों ने अपनी बात रखी। आज महिला दिवस के अवसर पर हमारे मदद के और वैसे तो हमारे टाइम हर महीने शिक्षक और बाकी इस बार अभी जैसे इससे पहले मच्छी रख पाए थे और बाकी भी जो है हमारा एक प्रोजेक्ट चलता है इसको अंदर, इसके तहत भोजन देना मंदिर वगैरह भोजन देने का कार्यक्रम। आज ये मतलब हमारा जो था कि महिलाएं जो हैं तो वैसे पूरे दिन से पैसे नहीं रहते हैं, एक दिन तो सिंबॉलिक बनाया जाता है, माते तो हर एक दिन तो जिंदा रक्तदान कर। और आज अभी जो माहौल है और शुभकामनाएं रक्तदान के माध्यम से हमारे आपके ये क्लब के द्वारा आज कहाँ रक्तदान किया जा रहा है? ये हमारा क्लब लेडीज क्लब के द्वारा तो आज यहीं पर किया जा रहा है बिलासपुर में और अच्छा और दूसरे शहरों में आज के दिन सभी जगह पे हाँ, ये समझिए कि हमारे यहाँ करीब 10,000 महिलाएं
लीनेस प्रोजेक्ट दी गई है और हमारे 25 सप्लाई दिखती है और करीब 700 से ऊपर क्लब है। तो आज हर क्लब ये कार्य अपने अपने जगह पर कार्य कर रहा है, क्योंकि ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है। तो भारत के देश में हर स्टेट में और जहाँ जहाँ से भी हमारे लीनेस क्लब है वहाँ पर अभी तक हमारी महिलाएं ज़्यादा हैं रक्तदान और रक्तदान महादान क्यों कहा जाता है, क्योंकि जिसे भी हम किसी और खाने का दान को कर लेते हैं, इसलिए हम रक्तदान करते हैं। और मैं भी 4 बार अभी तक रक्तदान करती हूँ और जो पुण्य महिलाएं संस्थान रही हैं ये पूरी हमारे हर कोई इससे परिचित है, इसलिए यहाँ रक्तदान करने ज़्यादातर लोग आगे जाते हैं। आज हमारा दिवस का टारगेट है कम से कम और पूरी कोशिश में हो ही जाए, इतना हमारा हो जाएगा। और इसमें हमारा सहयोग करना है बालाजी चैरिटेबल ट्रस्ट जो ब्लड डोनेशन की वहाँ के दीपक कुमार डॉक्टर उनकी पूरी टीम आई हुई है। उन्होंने हमको आज ही शिविर के लिए पूरा सहयोग किया है और बाकी हमारे लीडर्स के जितनी भी हैं सब अपना समय देकर इसमें सहयोग करना है। और लीनेस में हमेशा सेवा कार्य करते रहना एक उद्देश्य है। पूरा समय तो हम सब लोग देते ही हैं, बट रक्तदान हमारा सबसे बड़ा गतिविधि होता है, क्योंकि हम सब सेवा कार्य करते हैं। लेकिन जब ब्लड डोनेशन की बात आती है तो हमारे दिमाग में एक ऐसी संस्था का नाम आता है कि हम उससे संपर्क करें तो हम शायद इससे सफल हो। राजनांदगांव तेंदुपत्ता का गढ़ माना जाता है। पूरे देश से लोग राजनांदगांव तेंदुपत्ता खरीदने आते हैं। तेंदुपत्ते का उपयोग बीड़ी के लिए किया जाता है और इसको पूरे देश में राजनांदगांव की तेंदुपत्ता खरीदी होती है। राजनांदगांव की तेंदुपत्ता की क्वालिटी बहुत अच्छी मानी जाती है। 5 मई से तेंदुपत्ता की तोड़ाई चालू हो गई है, जिस पर वन विभाग की पुलिस विभाग की देखरेख के अंदर होती है। तेंदुपत्ता में नक्सलियों की एंट्री का भी डर लगा रहता है और ऐसे में पुराने समय में नक्सली तेंदुपत्ता व्यापारियों से अवैध वसूली करते थे। तोड़ाई के विषय में राजनांदगांव डीएफओ और पुलिस अधीक्षक ने जानकारी दी है। तो वहीं राजनांदगांव के डीएफओ आयुष जैन ने बताया कि राजनांदगांव इस साल 5 तारीख से तेंदुपत्ता तोड़ने का कार्य शुरू हो गया है। इस वर्ष तेंदुपत्ता सीजन की तोड़ाई 5 तारीख को प्रारंभ की जा चुकी है। इस वर्ष का लक्ष्य 80,800 मानक बोरा है। हर वर्ष की तरह फरवरी के एंड में, फरवरी मिड में शाक कर्तन का कार्यक्रम शुरू किया जाता है। तो शाक कर्तन कार्यक्रम के लगभग 45 दिवस बाद तेंदुपत्ता तोड़ाई और फड़ के अंदर तेंदुपत्ता इकट्ठा किया जाता है। लगभग 51,000 संग्राहक हैं, परिवार हैं जो वो भी तेंदुपत्ता तोड़ाई में लगे हुए हैं। हाँ, जो रजिस्टर्ड है जी। सीजन को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष की भांति इस बार भी हम लोगों ने एक डिटेल लेटर डीएफओ साहब को लिखा है, राजनांदगांव डीएफओ साहब को, और इसमें हम लोग एक मीटिंग भी जल्दी आहूत करने वाले हैं सभी ठेकेदारों की। इसमें 2 मुख्य चीजों पे हम लोग ध्यान देते हैं। एक तो जितने लेबर जो बाहर से आते हैं इसमें जो इन्वॉल्व रहते हैं उन सब का जो वेरिफिकेशन है वो हम लोग उनसे डिटेल लेके करवाते हैं, ताकि कोई भी ऐसा असामाजिक तत्व या कोई, जैसे बस्तर के क्षेत्र में कई बार हम लोगों को नक्सल गतिविधियों का भी लेबर के फॉर्म में आने की सूचना मिलती है। दूसरा, लेवी कलेक्शन जो नक्सलियों का एक बड़ा
सोर्स ऑफ इनकम हमेशा से रहा है तेंदुपत्ता कलेक्शन से, उसके ऊपर हम लोगों का विशेष फोकस शुरू से रहा है। पिछले साल भी हम लोगों ने मीटिंग लेके सभी ठेकेदारों को सचेत भी किया था कि कोई किसी भी तरह की लेवी देने के लिए ना उसमें रहे, इन्वॉल्व रहे। दूसरा, अगर कोई उनको तंग करता है तेंदुपत्ता कलेक्शन में, कोई धमकी देता है तो उसकी जानकारी भी तुरंत पुलिस को दे और हम लोग उसमें कार्रवाई करेंगे। उसी तर्ज पे इस साल भी हम लोग वही सेम तरह से मीटिंग्स रखेंगे। हम लोगों ने ऑलरेडी एडवाइजरी जारी कर दी है और पूरी तरह से हम लोग इस चीज के लेके करबद्ध हैं कि जो नक्सलियों का जो सप्लाई चेन है और जो उनका फंडिंग चैनल है उसको बिल्कुल ध्वस्त कर दिया जाए। रायपुर में शनिवार 10 मई की शाम को कोरिया जिले के बैकुंठपुर स्थित शासकीय आदर्श रामलोज हायर सेकेंडरी स्कूल के मिनी स्टेडियम में एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला, जहां विज्ञान और खगोल शास्त्र के प्रति जिज्ञासा की चमक बच्चों की आंखों में स्पष्ट रूप से दिखाई दी। जिले के 500 से अधिक विद्यार्थियों की सहभागिता के साथ आयोजित मेगा स्काई वॉचिंग कार्यक्रम विज्ञान शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। इस आयोजन की विशेष बात यह रही कि इसमें विद्यार्थियों ने केवल वैज्ञानिक तथ्यों को सुना ही नहीं बल्कि उन्हें प्रत्यक्ष रूप से अनुभव भी किया। कार्यक्रम का आयोजन जिला प्रशासन कोरिया, जूनियर रेड क्रॉस सोसाइटी और ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी कोरिया के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। तो वहीं नगर निगम धमतरी की लापरवाही का एक ये भी मामला सामने आया है कि जहां पर शहर की सुंदरता बढ़ाने के इरादे से नेशनल हाईवे मार्ग के अर्जुनी मोड़ से लेकर श्याम तराई तक खंभों में लगभग 1 वर्ष पूर्व तत्कालीन महापौर विजय देवांगन के कार्यकाल में लगभग 240 खंभों में एलईडी लाइट लगवाई गई है, जिनका टेंडर लगभग 12 लाख रुपए में हुआ है। प्रतिनिधि द्वारा खुद सभी लाइटों का निरीक्षण किया गया तो स्थिति ये थी कि 240 में से लगभग 116 पोल की एलईडी लाइटें बंद थी, जो कि महीनों से बंद पड़ी है। ये दुर्भाग्य है कि सबसे पुराना नगर निगम होने के बाद भी नगर निगम होने के बाद भी धमतरी में प्रकाश की सुव्यवस्थित व्यवस्था नहीं हुई। और आप देखिएगा कि स्ट्रीट लाइट की जो बात करें, झालर लाइट, उसमें आधी लाइटें बंद रहती है। नगर निगम को चाहिए कि उन लाइटों को दुरुस्त करें। सबसे बड़ी बात यह है कि लाखों की लागत से जो परियोजनाएं शुरू करती है उसमें जो व्यवस्था होनी चाहिए, मैनेजमेंट होनी चाहिए, उस मैनेजमेंट में नगर पालिका निगम जो है कहीं न कहीं असफल हो जाते हैं या उस पर ध्यान नहीं देते। मैं समझता हूँ नगर निगम को भी और हमारे नवनिर्वाचित जो महापौर है आदरणीय राहुल अरोड़ा जी को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। शहर में पशुओं की व्यवस्था, अब देखिए रात में रोड में पशु जो है आवारा पशु घूमते रहते हैं, गलियों में घूमते रहते हैं, कई एक्सीडेंट जो है इसी कारण हो जाता है। मैं बता रहा हूँ, कल मैं शाम को दलेर से घर आ रहा था, मैंने देखा ये कर्मा चौक के आगे और रुद्री के आगे इतनी सारी जो आवारा पशु थे रात में, अगर कोई आदमी कम लाइट में अगर गुजरे तो निश्चित तौर से एक्सीडेंट हो जाता है और कई एक्सीडेंट हुए भी हैं। उसी तरह की झालर लाइट की आप बात कर रहे हैं, वो जो है अर्जुनी मोड़ से जो शाम तक तक है, उसमें आप रात में गुजरिए तो आधे से ज़्यादा लाइट बंद रहती है। इसलिए मेरा अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि सफाई और प्रकाश की प्रॉपर व्यवस्था हो, आवारा पशुओं का उचित प्रबंधन किया जाए ताकि शहर जो है एक निश्चित विकास की ओर आगे बढ़े। देखिए, मामला इस प्रकार का है कि अभी देखिए बारिश और आंधी तूफान का भी अचानक प्रचलन हुआ है और मौसम भी कई दफा खराब हुआ है, तो इसमें भी लाइटें खराब होती। दूसरा, ये जो बिजली खंभों में अवैध रूप से जो पोस्टर बैनर होर्डिंग का जो मामला रहता है, उसको लेकर के भी जो है काफ़ी लाइटें जो है वो खराब हो जाती है, उसको मरम्मत संधान किया जाता है। इसी कार्यक्रम में जो है अभी हमने लगातार अवैध पोस्टर और होर्डिंग हटाने का काम किया है ताकि उन लाइटों को सुधार कर चालू कर सके। इसी दिशा में जो निगम प्रयास है। निश्चित रूप से जो कारण है, जो अवैध होर्डिंग पोस्टर इस टाइप के जो लगाने के कारण में जो कई सारे केबल छोटे छोटे रहते हैं टूट जाते हैं, हम लोग एजेंसी के माध्यम से मरम्मत संधान कराते हैं, जिनके उसके नाम से जो रहता है कि मेंटेनेंस पीरियड का, उस पीरियड में उनको लगातार हम लोग उसको लाइटों को चालू करने का प्रयास करते हैं। लोगों की जन समस्याओं के निराकरण के लिए राज्य सरकार की तरफ से बनाए जा रहे सुशासन तिहार के तीसरे चरण में
जिला प्रशासन द्वारा ग्राम मंचादूर के शासकीय महाविद्यालय में समस्या शिविर का आयोजन किया गया है। इस दौरान दुर्ग जिला पंचायत सीईओ बजरंग दुबे और दुर्गा ग्रामीण विधानसभा विधायक ललित चंद्राकर भी समस्या शिविर में पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को निर्देशित कर समस्या का त्वरित निराकरण करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। दुर्ग जिला पंचायत सीईओ बजरंग दुबे ने बताया कि 12,065 मांगों को 165 शिकायत आवेदन आए थे, जिसमें से मांगों के 11,942 आवेदनों को त्वरित निराकरण कर दिया गया है और 185 शिकायती आवेदन का निराकरण किया गया है। शेष सभी लंबित शिकायतों को निराकरण 15 दिनों के अंदर कर दिया जाएगा। क्षेत्रीय विधायक ललित चंद्राकर लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी को प्रमाण पत्र देकर राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार माना। उपयोग की शपथ लेता हूं दिखाता जी। सुशासन तिहार के तृतीय चरण में आज मचांदुर में दुर्ग जनपद के अंतर्गत समाधान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें कुल जो है 12,065 मांग के और 195 शिकायत के आवेदन प्राप्त हुए और अगर उसमें निराकरण की बात करें तो 11,942 आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है मांग में, शिकायतों में 184 और जो शेष लंबित है 122 मांग और शिकायतें जो लंबित है 11, इनका भी शीघ्र ही 15 दिवस के भीतर निराकरण कर लिया जाएगा। जी, प्रधानमंत्री आवास योजना में आज के शिविर में 14 गांवों के क्लस्टर में कुल 4,533 आवेदन हमको प्राप्त हुए थे, जिसमें से 4,521 मांग के थे नए आवास के और 12 जो है वो शिकायत के थे। इसमें 4,521 आवेदकों का प्रधानमंत्री आवास योजना के 2.0 जो ऐप है उसमें उनका सर्वे करा दिया गया है और पात्रता अनुरूप जब लक्ष्य से नया टारगेट मिलेगा तो उन्हें आवास स्वीकृति की कार्रवाई की जाएगी। लगभग 14 ग्राम पंचायत के सभी गणमान्य नागरिक उपस्थित थे, जनप्रतिनिधि और सभी विभाग के अधिकारी भी यहाँ पर उपस्थित थे और त्वरित समाधान किया गया है। लगभग 12,000 लगभग आवेदन प्राप्त हुए थे, उसमें से 11,500 निराकरित पाए गए हैं। कुछ ही आवेदन है जो अभी सुधार में गए हैं, बाकी राहत है। लोग काफी संतुष्ट हैं क्योंकि यहाँ पर सभी विभाग के अधिकारी मौजूद रहते हैं, जनप्रतिनिधि, पंच, सरपंच, सचिव सभी लोग रहते हैं, तो उनकी समस्या का तुरंत निराकरण यहाँ पर किया जा रहा है। जिला पंचायत सदस्य आप बन रहे हैं, क्षेत्र में आपके लगभग बहुत सारे ग्राम पंचायत आते हैं, क्या लगता है भ्रष्टाचार मुक्त हुआ है ग्राम पंचायत? जी बिल्कुल हुआ है और आगे भी होगा। संपदा मानूंगा किसान। राजनांदगांव में नेशनल लोक अदालत के अंतर्गत शनिवार को 1.5 लाख से अधिक आवेदनों को निराकरण के लिए पलट पर रखा गया है। इसके लिए जो है 49 खंडपीठ का आयोजन किया गया, जहां पर कई सालों से आ रहे काम का निराकरण किया गया। लोक अदालत में बिजली नगर निगम में कोई टैक्स, बैंक से कोई भी लोन जैसे मामले आए, ऐसे मामले थे जिनका निराकरण अभी तक नहीं हो पा रहा था। आपको बता दें चले कि समस्याओं के निराकरण सही से हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने नेशनल लोक अदालत आयोजित की, जिसमें कि दर-दर से लोग अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं। आज नेशनल लोक अदालत, जैसे आप लोगों को सबको पता होगा कि ये राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक राज्यों में है और हमारे यहाँ भी इसी तारतम्य में हो रहा है। तो साल में जैसे 4 नेशनल लोक अदालत होते हैं, उसमें से आज ये दूसरा है। एक 8 मार्च को था, उसमें भी बहुत भारी संख्या में केस डिस्पोजल हुआ है। आज भी 1 लाख से ऊपर, हमारे यहाँ तो करीब 1.5 लाख है, वहां से ऊपर का केस आज रखे गए हैं और निश्चित रूप से 1.5 लाख से ऊपर ही केस आज कहना चाहिए कि आपके निराकरित होंगे। और किस तरह के मामले आते हैं इसमें? कहना चाहिए सभी प्रकार के मामले आते हैं। जैसे आपको इस लोक अदालत में आपको मोटर व्हीकल एक्ट के केस मिलेंगे, आपको जितने भी सिविल केस हैं जिसमें वादी और प्रतिवादी जिसको बोलते हैं आप लोग, उसमें जो केस कई सालों तक कोर्ट में क्या है, अगर कोई केस पेश होता है तो उसमें जवाब दावा पेश होता है। कोई भी केस पहले पेश होता है तो फिर उसका जवाब दावा होता है उपस्थित होने के बाद, फिर उसमें सेटलिंग डेट होता है, आप फिर वादी साक्ष्य, फिर प्रतिवादी साक्ष्य, इस तरह से वो न जाने कितने सालों तक चलता है। और यहाँ आने से
वो मामला आज ही निपट जाता है। सर, लोक अदालत क्यों आवश्यक है? लोक अदालत किसी भी केस के निराकरण के लिए, त्वरित न्याय के लिए और सस्ता सुलभ न्याय के लिए बहुत उपयोगी है। और आगे बढ़ेंगे, जहां पर इंदामरा के आगे बना एक्वा विलास में घटना हुई कि जिसमें एक नाबालिग बच्चे की डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये परिवार आमगांव में घूमने आया था। राजनांदगांव घूमने के बाद इंदामरा के पास स्थित एक्वा विलास परिवार के साथ नहाने गया था। परिवार वहां नहीं रहा था। उसके बाद अचानक बालक कहीं और चल दिया, जिससे कि उसकी डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चे की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं थी। हाँ, वाटर पार्क है एक्वा विलेज इंदामरा में। वहां पे एक 13 साल का बच्चा नहाते वक्त पानी में डूबने से उसकी मृत्यु हो गई है। उसके सूचना थाने को मिलने पर उसने मर्ग कायम कर उसने मर्ग जांच किया गया, पंचनामा कर उसको पीएम के लिए भेजा गया है। और उसके बारे में ये पता किया गया कि वो लड़का आमगांव गोंदिया जिला का रहने वाला है, जो अपने परिवार के साथ वाटर पार्क में ही आए थे 5 सदस्य के साथ। और उनके बारे में ये बताया गया कि घर वाले थोड़ा सा मंद बुद्धि का था और वही डूबने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। वाटर पार्क में तो उनको हिदायत दिया जाता है उनकी अपनी सुरक्षा के लिए, और उनका अपना लोगों के लिए भी अपना शर्त रखे हुए हैं। तो अभी चूंकि जांच में है, जांच में जैसे पता चलता है जो भी जिसकी भी लापरवाही होगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा कैशलेस को बढ़ावा देने पर जनता से कह रही है कि जितना कैशलेस होगा उतना ही आप सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि अभी डिजिटल का जमाना है और ऐसे में हर जगह लोग अब पैसा छोड़कर फोन पे का उपयोग कर रहे हैं। चाहे कोई भी सामान लेते हैं, आजकल लोग पैसा न देकर फोन पे का इस्तेमाल करते हैं। जब सब जगह इसका उपयोग हो रहा है तो रेलवे में क्यों नहीं? रेलवे में बढ़ावा देने के लिए अभी रेलवे के द्वारा शिविर का आयोजन किया जा रहा है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी के साथ साथ इसको लेकर राजनांदगांव रेलवे स्टेशन में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें डोंगरगढ़ से आए अधिकारी के द्वारा जानकारी दी गई। कहा जितना हो सके डिजिटल पेमेंट करना चाहिए। आजकल सब जगह डिजिटल पेमेंट हो रही है, रेल में वे भी लोग डिजिटल पेमेंट करें, इसका आपका समय बचेगा और इसको लेकर जानकारी दी गई। सलाहकार समिति के सदस्यों और हमारे स्टेशन प्रबंधक, हमारे बुकिंग इंचार्ज के साथ मिलकर के रेलवे को डिजिटल पेमेंट में आगे ले जाने के लिए जागरूकता अभियान चला रहे हैं। रेलवे जो है ऑनलाइन टिकट बनाने के लिए अनरिजर्व टिकट के लिए यूटीएस से अप्लाई है, और रिजर्व टिकट के लिए तो पहले से आईआरसीटीसी से जो है हम रिजर्व टिकट बना ही रहे थे। और उसके साथ साथ जो है डिजिटल पेमेंट में रेलवे अभी क्यूआर सुविधा लाई हुई है और यूपीआई। तो हम ज्यादा से ज्यादा यात्रियों से यह अनुरोध करेंगे कि वे रेलवे काउंटर पे जो है ना कैश में पेमेंट करने से बचे, क्योंकि रेलवे जब क्यूआर और यूपीआई की सुविधा दे रही है तो उनका उपयोग करने से क्या होता है कि उनको पेमेंट पैसे कैरी करने की भी ये नहीं रहेगी, जरूरत नहीं रहती है। और लेन देन में जो पैसे का कभी ये होता है कि हमारा पैसा छूट गया काउंटर पे, या हमको बाबू ने कम पैसा दे दिया, इस टाइप की समस्या हम लोग को सुनने में मिलती है कि काउंटर पे गए, भीड़ था, हमने इतना रुपया दिया, हमको टिकट मिला लेकिन हमको कम पैसा मिला। तो इन सब समस्याओं से अगर यात्रियों को बचना है तो उनको हम ये चाहेगी, रेलवे प्रशासन ये चाहती है कि वो अपने आप को डिजिटली मोड में जो है ना पेमेंट करें, ताकि रेलवे भी जो है ये सोच रही है और ये एकदम 100% डिजिटलाइजेशन करने के मूड में है। तो यही है आज जो है डिजिटल के ही लिए हम लोग जो है जागरूकता के लिए यात्रियों से मिले हैं, यात्रियों के साथ बात किए हैं, उनको समझाया है कि आप जो है अपने फायदे के लिए और रेलवे के फायदे के लिए जितना हो सके उतना डिजिटल मोड में पेमेंट करें। अभी लगभग कितने % है जो डिजिटल पेमेंट? अभी राजनांदगांव रेलवे स्टेशन पे जो है 15 से 20% तक डिजिटल पेमेंट कर पा रहे हैं पैसेंजर। हमारे जो कर्मचारी हैं वो चाह रहे हैं कि फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।